अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मेरा 26 लेक्चर है मॉडर्न फिज़िक्स का। और आज जो है हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो आपके सिलेबस के लास्ट टॉपिक्स हैं। मेजरिंग आयोनाइजिंग रेडिएशंस, इनके इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह जो रेडिएशंस जो होती हैं, ठीक है, वो किस तरह आप मेजर कर सकते हैं, उनके यूनिट्स क्या क्या हैं वो हम देखेंगे। इसी तरह जो है हम नेचुरल रेडियोएक्टिविटी के बारे में देखेंगे कि नेचुरली जो है वो जो रेडियोएक्टिव फिनोमेना हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं। और इसी तरह जो है वो हम न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो हैं वो किस तरह जो है वो होते हैं आपके पास। अच्छा जी, पहले हम आते हैं ज़रा मेजरिंग आयोनाइजिंग रेडिएशंस की तरफ। तो सबसे पहले तो जो है वो जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है ये 4 यूनिट्स में मेजर किए जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के आप जो है वो किस तरह की रेडिएशन जो है वो मेजर कर रहे हैं। सबसे पहले जो है वो हम एक्टिविटी देखते हैं कि जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट की जो एक्टिविटी या जिसे रेट ऑफ डिके भी कहा जाता है, जिसे हमने पिछले लेक्चर में डिफाइन किया था। किसी भी रेडियोएक्टिव सोर्स की जो एक्टिविटी है उसको मेजर करने के लिए हम जो यूनिट यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड क्यूरी, और ये मैरी क्यूरी के नाम पे जो है वो है। और 1 क्यूरी जो है इसे डिफाइन करते हैं जी 3.7 × 10⁻10 डिस इंटीग्रेशंस पर सेकेंड, ठीक है जी। और ये जो है ये 1 क्यूरी इज टू 3.7 × 10⁻7 डिस इंटीग्रेशंस पर सेकेंड इक्वल होता है। और ये जो क्यूरी है ये अपने याद रखना है कि ये हम यूज़ करते हैं रेट ऑफ डिके या एक्टिविटी को मेजर करने के लिए। इसी तरह जो है वो रोंजन है, ठीक है जी, दिस इज़ अ यूनिट रोंजन। रोंजन जो है इसको मेजर करने के लिए इसको हम क्या चीज़ मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, एक्सपोजर। अब देखें ये जो रेडिएशंस हैं ये मेडिकल के अंदर जो है उनके बहुत सारे होते हैं यूज़, जिस तरह एक्स रेज़ हैं, ठीक है, गैमा रेज़ हैं, इनका यूज़ होता है मेडिकल फील्ड के अंदर जो है। तो अगर आप किसी बॉडी के ऊपर रेडिएशंस फॉल करवा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उसको जो है वो एक्सपोज कर रहे हैं टूवर्ड्स द रेडिएशन। तो वो जो एक्सपोजर है दैट इज़ मेजर्ड इन रोंजन, ठीक है जी, जो यूनिट। एंड 1 रोंजन इज़ डिफाइंड एज एक्सपोजर विच विल प्रोड्यूस 1.6 × 10⁻12 आयंस पेयर्स पर ग्राम ऑफ द एयर, ठीक है जी, एयर बीइंग ड्राई एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो 1 रोंजन को डिफाइन करते हैं कि इतनी रेडिएशंस जो कि 1 ग्राम ऑफ एयर जो है उसमें 1.6 × 10⁻12 आयन पेयर्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकती हैं, क्योंकि ये रेडिएशंस जब फॉल करवाई जाती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या अगर वो बॉडी है तो उसके ऊपर, तो वो अंदर आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करती हैं, एक्स रेज और गैमा रेज। तो उनके लिए फिर जो है वो रोंजन जो यूनिट है वो यूज़ की जाती है। इस तरह जो है वो है रेड, ठीक है जी। रेड जो है ये रेडिएशंस का एक्रोनिम है और ये अब्जॉर्ब डोज जो है उसके लिए मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। बॉडी जो है, ठीक है जी, वो कह लें कि इट इज़ सेड टू हैव रिसीव्ड अब्जॉर्ब डोज ऑफ 1 रेड व्हेन 10⁻⁵ जाउल पर ग्राम हैव डिलीवर्ड टू इट बाय आयोनाइजिंग रेडिएशंस। के जब रेडिएशन जो है किसी बॉडी पे फॉल करती हैं तो जब वो 10⁻⁵ जाउल पर ग्राम जो है वो एनर्जी बॉडी को ट्रांसफ़र कर देती हैं, इसका मतलब है कि उस बॉडी ने जो अब डोज ले ली है वो 1 रेड के इक्वल है आपके पास। तो ये जो रेड है ये यूज़ की जाती है फॉर द अब्जॉर्ब डोज जो है, यानी कि अब्जॉर्ब डोज को मेजर करने के लिए रेड की यूनिट जो है यूज़ की जाती है। इसी तरह रैम है जी, ये जो है इट इज़ एन एक्रोनिम ऑफ द रोंजन इक्विवेलेंट इन मैन एंड इट इज़ अ मेजर ऑफ द इक्विवेलेंट अब्जॉर्ब डोज। इसी तरह जिस तरह ये अब्जॉर्ब डोज है इसी तरह इक्विवेलेंट अब्जॉर्ब डोज भी होती है, क्योंकि अगर आप देखें तो जो रेडिएशन जब किसी बॉडी पे फॉल कर रही होती हैं तो ये उनका जो इफ़ेक्ट है वो बॉडी टू बॉडी डिफरेंट होगा। अगर ह्यूमन बॉडी है तो उस पर उनका इफेक्ट कुछ और होगा, अगर कोई मेटालिक बॉडी है तो उस पर उसका इफेक्ट कुछ और होगा आपके पास, ठीक है जी। तो और इसके अलावा जो है ये आप देख लें कि ये भी है, और दूसरा ये कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस हैं उनका इफेक्ट भी डिफरेंट होगा आपके पास, ठीक है। जैसे अगर आप बॉडी के ऊपर एक्सरेज फॉल करवाते हैं तो उनका इफेक्ट जो है कुछ और होगा, आप न्यूट्रॉन्स फॉल करवाते हैं उनका इफेक्ट कुछ और होगा आपके पास। तो इसलिए जो है वो इन इफेक्ट्स को जो है वो आप कह लेंगे स्टैंडर्डाइज करने के लिए जो है वो एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, इक्विवेलेंट अब्जॉर्ब डोज। तो वो आप किस तरह मेजर कर सकते हैं, द इक्विवेलेंट अब्जॉर्ब डोज इन रैम
इज़ फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग द अब्जॉर्ब डोज, यानी कि जो अब्जॉर्ब डोज रेड के अंदर आएगी उसको आप क्वालिटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो इक्विवेलेंट अब्जॉर्ब डोज के जो है आपके पास आ जाएगी। और इसमें देखें एक्स रेज के लिए जो क्वालिटी फैक्टर है वो 1 आएगा आपके पास। इसी तरह अगर स्लो न्यूट्रॉन्स है तो फिर क्वालिटी फैक्टर जो है आपके पास 5 लगेगा आपके पास। ठीक है जी। तो इस तरह जो है आप अब्जॉर्ब डोज जो है उसको अगर क्वालिटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास इक्विवेलेंट अब्जॉर्ब डोज जो है वो आ जाती है। और ये जो क्वालिटी फैक्टर है इट विल वेरी फ्रॉम सोर्स टू सोर्स, यानी कि सोर्स ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन। एक्स रेज के लिए ये 1 के इक्वल होगा और स्लो न्यूट्रॉन्स के लिए ये क्वालिटी फैक्टर जो है 5 के इक्वल होगा। और जो है ये इसलिए जो है वो ये मेजरमेंट ज़रूरी हैं क्योंकि आप कह लें कि आप एक बॉडी के ऊपर जो है वो एक सर्टन लिमिट है, उससे ज़्यादा रेडिएशन जो है वो फॉल नहीं करवा सकते। और जो नेशनल काउंसिल ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन है उसके अकॉर्डिंग जो है कि कोई भी जो इंडिविजुअल है उसकी जो इक्वलेंट डोज है वो 500 मिली रैम, ये REM का मतलब है मिली रैम, यहाँ ये 0.5 रैम के इक्वल होगा। 0.5 रैम से जो है वो ज़्यादा किसी भी बॉडी को इक्विवेलेंट डोज नहीं देनी चाहिए इन 1 ईयर। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा देंगे तो वो जो है वो उस बॉडी के लिए हार्मफुल होगी। अच्छा जी, इसी तरह जो है वो नेचुरल रेडिएक्टिविटी है नेक्स्ट टॉपिक। नेचुरल रेडिएक्टिविटी जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि नेचुरली जो है जो रेडिएक्टिव फिनोमेना हो रहे हैं, ठीक है, उनको नेचुरल रेडिएक्टिव के अंदर नेचुरल रेडिएक्टिविटी के अंदर वो आएंगे। और हमारे सोलर सिस्टम्स के अंदर जो है वो बहुत सारे बैकग्राउंड के अंदर जो है बहुत सारे न्यूक्लियोइड्स ऐसे हैं जो कि रेडियोएक्टिविटी की वजह से जो है वो डिके कर रहे हैं और उससे जो है वो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं आपके पास। ठीक है जी। और जो है ये जो रेडिएक्टिव स्पीशीज़ हैं, ठीक है जी, जिनकी वजह से नेचुरल रेडिएक्टिविटी होती है, उनमें जो आप कह लें कि उनकी जो डिके, क्योंकि इनमें वो डिके करते जाते हैं तो उनकी चेंज बनती जाती हैं, यानी कि जो हैवी न्यूक्लियाई हैं वो डिके कर कर करके जो है वो स्मॉलर न्यूक्लियाई या आप कह लें कि लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर चेंज होते जाते हैं। तो जो हैवीली जो है यहाँ कह लें कि जो हैवी न्यूक्लाइड्स हैं जिसमें कि थोरियम है, ठीक है जी, जिसकी हाफ लाइफ जो है वो 1.4 × 10⁻10 ईयर्स है। ये देखें कितनी ज़्यादा है इसकी हाफ लाइफ है। ठीक है, तो उसका मतलब है कि ये इतने साल के अंदर जो है अपनी ओरिजिनल नंबर के मुकाबले में जो है वो हाफ पे आएगा। तो उनकी वजह से जो है वो ये नेचुरल रेडिएक्टिविटी हो रही होती है। ये जो डिकेज़ हैं, ठीक है जी, इन ये भी समझा जाता है कि इन डिकेज़ की वजह से जो है वो जो रेडिएशन एमिट हो रही हैं उसकी वजह से जो प्लैनेट है उसके अंदर इंटरनल हीटिंग भी होती है। ठीक है जी, यानी कि उसमें भी जो है वो इनका भी एक पार्ट होता है। और सोलर सिस्टम के अलावा जो है हमारी ये जो रॉक्स हैं, जो मिनरल्स हैं, उनके अंदर भी बहुत सारे रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स जो उनसे हैं वो होते हैं और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिके करते जाते हैं। तो उनके डिके की वजह से जो है वो रेडॉन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। और रेडॉन गैस जो कि नेचुरल रेडिएक्टिविटी की वजह से प्रोड्यूस होती है वो हेजर्डस होती है। ठीक है जी। और इसके अलावा जो नेचुरली रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स हैं, ठीक है जी, जो कि अवेलेबल हैं, ठीक है, यहाँ जो कि एग्जिस्ट करते हैं, वो ये नेक्स्ट जो है वो टेबल इसमें शो किए गए हैं, जिसमें ये पोटाशियम 40 है, रुबीडियम 87 है, कैडमियम 113 है, इंडियम 115 है, लेंथेनाइट जो है वो 138 है, Lu 176 है, Re 187 है। ठीक है जी, ये इनकी आगे हाफ लाइफ्स दी हुई हैं। तो अगर आप ये हाफ लाइफ्स देखें तो 10⁻9, 10⁻10, 10⁻15, 10⁻14, तो ये जो है बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक ये एलिमेंट्स जो हैं ये डिके करते रहेंगे। ठीक है जी, तो इस वजह से जो है वो आप कहें कि ये रेडॉन गैस जो है वो एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ज़मीन के अंदर जो है बहुत सारे ज़मीन की सरफेस के करीब जो है बहुत सारे रेडिएक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, रेडियो आइसोटोप्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी वजह से रेडिएशंस जो हैं वो एमिट होती रहती है। अच्छा जी, अब ये जो नेचुरल रेडिएक्टिविटी का फिनोमेना है, इसका एक फ़ायदा भी है। इसका फ़ायदा ये है कि इसको रेडियोएक्टिव डेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आप रेडियोएक्टिव डेटिंग की मदद से जो है वो आप पता लगा सकते हैं कि जिस तरह आप देखेंगे हम आपको पता चलता है कि जी फ़लाँ जगह से जो है वो डायनासोर का स्केलेटन निकला है, तो उससे वो पता लगा लेते हैं कि ये इतने हज़ार साल पुराना है। या जो है वो एंशिएंट जो है वो मम्मीज़ जो हैं वो निकलती हैं, उनका पता लगा लेते हैं कि ये इतने हज़ार साल पुरानी है। तो वो रेडियोएक्टिव डेटिंग की वजह से पता चलता है, क्योंकि उनके अंदर जो है यूजली जो है वो कार्बन के जो हैं वो आइसोटोप जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर कार्बन 14 जो है वो एग्जिस्ट करता है, विच इज़ अ रेडियो
न्यूक्लाइड, ठीक है जी, और ये डिके करता रहता है। तो उसकी जो है वो जो है वो डिके से जो है वो उसकी देख लेते हैं कि वो उसका जो रेट ऑफ डिके है वो क्या है। तो उसके रेट ऑफ डिके से पता चल जाता है कि ये कितने साल पुराना है ये सैंपल जो है जिसमें से वो एग्जिस्ट कर रहा है। और उसके अलावा जो रॉक सैंपल्स हैं, ठीक है जी, उनको भी जो है वो रेडियो आइसोटोप्स पोटाशियम 40 जो है उसकी वजह से जो है वो या वो यूज़ करते हुए जो है उसकी रेडियो एक्टिव डेटिंग जो है वो की जा सकती है, ठीक है। जिस तरह देखें कि बहुत सारे जो हैं अगर एंशियंट जो है वो पेपर्स वगैरह मिलते हैं तो उनका भी पता लग जाता है, क्योंकि पेपर भी जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल से बना हुआ होता है, उसके अंदर कार्बन एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो उसकी कार्बन डेटिंग भी से कहते हैं, कार्बन डेटिंग की करके तो उसका पता लगा सकते हैं कि वो कितना पुराना जो है। तो ये मोस्टली जो है ये जितने भी जो हैं जो पुरानी चीज़ें निकलती हैं, ठीक है, उनका जो पता लगाया जाता है कि ये इतने हज़ार साल पुरानी है या इतनी पुरानी है, वो रेडियो एक्टिव डेटिंग से पता चलता है। अच्छा जी, अब हम आते हैं ये न्यूक्लियर रिएक्शन की तरफ। जो जनरल जो आप कह लेंगे एक्सप्रेशन है न्यूक्लियर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, वो है x प्लस ए इज इक्वल टू वाई प्लस बी। ये x और a ये दोनों जो से हैं ये आप कह लेंगे रिएक्टेंट्स हैं, और जो ये y और b जो से हैं ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। और इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस तरह भी लिखा जा सकता है x a b y, ठीक है जी। ये x और a जो हैं ये रिएक्टेंट्स हैं, इसमें x और y जो हैं ये हैवी न्यूक्लियाई हैं, और a जो है a और b जो हैं ये लाइटर न्यूक्लियाई हैं आपके पास। तो यूजली जो है जब न्यूक्लियर रिएक्शन किस तरह होता है कि आपके पास ये x जो है ये स्टेशनरी होता है, ये होता है टारगेट न्यूक्लियस, ठीक है जी। इसके ऊपर जो है एक लाइटर न्यूक्लियाई, ठीक है जी, जो कि यूजली चार्ज पार्टिकल होता है, ये न्यूट्रॉन भी हो सकता है, उससे एक्सेलरेट करवा के जो है वो इसके ऊपर जो है वो आप कह लें कि जो है वो फॉल करवाया जाता है, जिस वजह से ये चेंज होता है इनटू अ हैवी न्यूक्लियस विद द एमिशन ऑफ सम लाइटर न्यूक्लियाई जो है। तो यूजली पार्टिकल ए, ठीक है जी, ये जो स्मॉल ए है, इज़ अ प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस, इसको प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस कहा जाता है जी। एंड पार्टिकल एक्स इज़ अ टारगेट न्यूक्लियस विच इज़ ऑफन एट रेस्ट इन लेबोरेटरी। If the projectile is charged, is charged particle, then it is raised to its desired energy by using Van de Graaff accelerator और cyclotron। तो अगर ये जो A है ये चार्ज न्यूक्लियस है कोई, तो इसको फिर एक्सेलरेट भी करवाया जाता है। एक्सेलरेट करवाने के लिए एक्सेलरेटर यूज़ करते हैं या साइक्लोट्रॉन यूज़ करते हैं। और ये जो प्रोजेक्टाइल है ये अगर चार्ज पार्टिकल नहीं है, ये न्यूट्रॉन भी हो सकता है, और अगर न्यूट्रॉन है तो फिर जो है ये एमिट होगा न्यूक्लियर रिएक्टर से जो है ये निकलेगा, और उसमें इसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होगी, और जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन में जो है वो अपना रोल प्ले करेगा। और ये जो वाई है ये यूजली हैवी न्यूक्लियस होता है, और बी जो है ये लाइटर जो है वो इमर्जिंग न्यूक्लियाई होता है आपके पास। अब आगे हम इसकी जो है वो ज़रा ये और जो एनर्जी होती है रिएक्शन की उसको हम डिफाइन करते हैं इस इक्वेशन के, Q इज इक्वल टू mx प्लस ma(c²). ये आइंस्टाइन इक्वेशन को हमने यूज़ किया है, यानी कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी, mx जो है टारगेट न्यूक्लियस है उसका मास है, और ma जो है ये जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है उसका मास है, और ये c², ठीक है जी। आपको बताइए कि इज इक्वल टू mc² का वो बताइए इसकी एनर्जी आ जाएगी न ये। और my जो है ये मास ऑफ आप कह लें कि जो हैवी न्यूक्लियस जो बना है आफ्टर द रिएक्शन उसकी, प्लस mb जो है जो लाइटर इमर्जिंग न्यूक्लियाई है उसकी ये मास है आपके पास। इन दोनों मास का सम यानी कि रिएक्टेंट्स की मास का सम और ये प्रोडक्ट की मास का सम, और ये इसको c² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, और ये हो जाएगी एनर्जी ऑफ। अच्छा जी, इसी तरह जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ करते हुए आप उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। जो टोटल जो आप कह लें कि उसकी एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू के वाई, के काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है वाई, और ये बी ये क्या है प्रोडक्ट न्यूक्लियाई हैं ये, और ये जो एक्स और ए हैं ये हैं रिएक्टेंट्स के। तो जो आप आफ्टर द रिएक्शन आपके पास न्यूक्लियाई आई हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी माइनस, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपके पास, ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है वो आ जाएगी आपके पास के एनर्जी जो है। जो टिपिकल एक न्यूक्लियर रिएक्शन है ये इसी का एग्जांपल है कि ये जो है ये फ्लोराइड जो है या फ्लोरीन आप कह लेंगे 19 के ऊपर जो है प्रोटॉन जो है उसके ऊपर अगर फॉल करवाया जाए तो उससे जो है वो ऑक्सीजन 16 बनता है, प्लस अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो एमिट होगा आपके पास।
इस रिएक्शन जो है, ये जो रिएक्शन है न्यूक्लियर रिएक्शन, इसकी एनर्जी जो है वो 8.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब इसका मतलब है कि ये जो एनर्जी है ये है प्लस में। प्लस का मतलब है कि इनकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो ये जो प्लस में वैल्यू है, ठीक है जी, तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें जो क्यू है, ये वाली जो क्यू है आपके पास, वो ज़ीरो से ज़्यादा आती है, ठीक है जी। यहाँ आप कह लें कि उसकी वैल्यू ज़ीरो से ज़्यादा होने का मतलब है कि पॉजिटिव में आती है। उन रिएक्शंस को आप कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और रिएक्शंस जिनमें क्यू जो है वो नेगेटिव आता है, यानी कि लेस दैन ज़ीरो आता है, तो उन रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहा जाता है। और आपको ये पता है कि ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें एनर्जी रिलीज़ होती है, और जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं ये ऐसे रिएक्शंस हैं जिनको करवाने के लिए जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है आपके पास।